स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, आज हम जो ये 12th की बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं। 12th की बायोलॉजी का जो चैप्टर है जीवों में जनन, जो चैप्टर है उसका आज हम आपको पार्ट 10 क्या कर रहे हैं, 10वां भाग आपको बताने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपने पूरा अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है। अभी तक लैंगिक जनन के बारे में अब हम आपको बताएंगे, लेकिन लैंगिक जनन को हम पढ़ेंगे। लेकिन लैंगिक जनन को पढ़ने से पहले हम लोग ये जाना किया करते हैं जीवन चक्र की अवस्था। मतलब मैंने शुरू में ही बताया था जीवन चक्र किसे कहा किया करते हैं, लाइफ साइकिल। तो किसी भी जीवधारी के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक के बीच का जो समय हुआ करता है वही उसका क्या कहलाता है, जीवन चक्र। अब इसमें मैंने बताया था जैसे मनुष्य का जो औसतन जीवन चक्र हुआ करता है वो 70 वर्ष होता है। आपके गेहूं का बताया था 4 महीने हुआ करता है। तो ऐसे सभी जीवधारियों का मैंने आपको क्या किया था, जीवन चक्र बताया था। तो जो ये जीवन चक्र की अवस्थाएं हुआ करती हैं, इसको अगर हम कह दें तो जनरली 3 भागों में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो जीवन चक्र की जो 3 मुख्य रूप से अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहली हुआ करती है आपकी, जिसको आप लोग फर्स्ट स्टेज कह सकते हो। यहाँ पे देखिए किशोरा अवस्था, ये ध्यान दीजिए लिखा गया है जीवन चक्र की अवस्था प्रजनन की क्रिया के आधार पर। वैसे तो कई प्रकार की एजिंग जो समाजशास्त्री वगैरह होते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था, वो अलग चीज है। और हम पढ़ रहे हैं जीवों में जनन। तो जब जीवों में जनन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो किसके आधार पर डिवाइड करेंगे, यहाँ अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्टिव स्टेज लाइफ साइकिल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। प्रजनन की क्रिया के आधार पर जीवन चक्र को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में क्या गया है, बांटा गया है। पहली जो स्टेज हुआ करती है उसको हम लोग किशोरा अवस्था कहते हैं, ये जान लीजिएगा। दूसरी जो अवस्था हुआ करती है उसको हम लोग प्रजनन अवस्था या इसी को हम लोग वयस्क अवस्था कहते हैं। और जो तीसरी अवस्था होती है उसका नाम है जीड़ा अवस्था या इसी को हम लोग कहते हैं वृद्धा अवस्था कहते हैं। एक तरीके से किशोरा अवस्था को हम लोग काइक स्टेज भी बोल दिया करते हैं या वृद्ध अवस्था भी बोल देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जनरली 3 भागों में इसको डिवाइड किए हैं। पहली किशोरा अवस्था, दूसरी है प्रजनन अवस्था, तीसरी है जीड़ा अवस्था या वृद्धा अवस्था। किशोरावस्था सबसे पहली स्टेज होगी, इसकी बात ध्यान दीजिए। और दूसरी रिप्रोडक्टिव स्टेज है और थर्ड जो है आपकी वो जीड़ा अवस्था है। तो प्रजनन की क्रिया के आधार पर जीवन चक्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, किशोरा अवस्था के बारे में। किशोरा अवस्था की अगर हम बात करें तो चाहे जंतु हो चाहे पेड़ पौधे होते हैं या इनके प्रजनन की अगर बात किया करते हैं तो जीवन के प्रजनन के पूर्व काल का समय है, जब उनमें रिप्रोडक्शन का पावर नहीं होता है। इस समय क्या हुआ करता है, किशोरा अवस्था में जो जीवधारी हुआ करता रहता है उसका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, जैसे बच्चों में उम्र बताया जाता है, किशोरा अवस्था का मतलब ये हुआ करता है ये 12-13 वर्ष की स्टेज बताई जाती है। तो अगर वो जब किशोरा अवस्था में हुआ करते हैं तो उस समय उनका क्या होता है, शारीरिक एवं मानसिक, फिजिकली एंड मेंटली क्या हुआ करती है, उनमें ग्रोथ हुआ करती है। अगर उनमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या होता है, जिस स्टेज में उनका विकास होता है तो उसी स्टेज को ही हम लोग क्या कह देते हैं, किशोरा अवस्था। कई समाजशास्त्रियों ने तो इसको किशोरा अवस्था को जान लीजिएगा जीवन काल का सबसे कहने का मतलब तूफान काल बताया है। इस समय में क्या हुआ करता रहता है, शरीर जो होता है वो बाल्यावस्था को छोड़ करके भाई वयस्क अवस्था और बाल्यावस्था के बीच की स्टेज किशोरावस्था होती है। तो इसमें बच्चा एक पहले कहने का मतलब एकदम छोटा सा नादान बालक सा रहता है, लेकिन शरीर में एकाएक चेंजेस आना शुरू होते हैं। और उस एकाएक चेंजेस के कारण अगर वो वातावरण के हिसाब से अपने आप को सही तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पाता है तो वो विभिन्न प्रकार की क्या हुआ करता है, विसंगतियों का सामना करने पड़ता है बालक को। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह प्रजनन काल के पूर्व की अवस्था है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज है, उसके स्टेज के पहले की है, ही जान लीजिएगा, जिसमें जीवों का शारीरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब शारीरिक का मतलब होता है लैंगिक कोशिका, हाथ पैर, पेड़ पौधों में पुष्प का विकास, तने का विकास, जड़ का, ये सब चीजें जो होती हैं ये शारीरिक के अंतर्गत। और अगली चीज क्या होता है, मानसिक। मानसिक का मतलब होता है कि आप सामाजिक या मेंटली कितने प्रिपेयर हैं, रूप से क्या होता है, विकास होता है। तो ये प्रजनन काल के पूर्व की अवस्था है,
रिप्रोडक्टिव स्टेज के पहले की अवस्था होती है। इसमें जीवों का शारीरिक एवं क्या होता है, मानसिक रूप से क्या होता है, विकास होता है। और पौधों में किशोरावस्था को, जो जीव जंतुओं में जैसे मनुष्य में है, मनुष्य में जो किशोरावस्था है, इसी को पौधों में किसके नाम से जाना जाता है, कायिक या वेजिटेटिव या वर्धी अवस्था के नाम से जाना जाता है। कायिक या वेजिटेटिव अवस्था का मतलब होता है कि जब पौधों के पुष्प के अतिरिक्त जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, अगर इन सब का विकास होता रहता है तो उसको हम लोग कौन सी अवस्था कहा करते हैं, किशोरा अवस्था। तो पहली स्टेज हमने आपको क्या किया, यहाँ पे बता दिया। अब जब किशोरा अवस्था हो जाया किया करती है मतलब, तो उसके बाद आपकी आया किया करती है प्रजनन अवस्था, दूसरी जो स्टेज है जिसको हमको ज़्यादा करके इसी चैप्टर में पढ़ना है, क्योंकि हम रिप्रोडक्टिव स्टेज में पढ़ेंगे तो ही तभी जानेंगे कि दुधारियों में रिप्रोडक्शन कैसे हुआ करता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इस अवस्था में जीवों की जनन, ये ध्यान दीजिएगा, जनन की क्षमता विकसित हो जाती है। अब जैसे मनुष्य में बताया जाता है कि जब इसमें क्या हुआ करता है, किशोरावस्था बीत जाती है तो युवा में जैसे बालक होते हैं और बालिकाएं होती हैं तो उनके शरीर का विकास हो जाता है, तो वो अपने समान नई संतति कोशिका का निर्माण करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, क्षमता विकसित हो जाती है। जिसके दौरान, ये बात ध्यान दीजिए, जब प्रजनन की अवस्था आ जाया किया करती है तो जिसके दौरान क्या होता है, लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है। अब लैंगिक अंग का मतलब क्या होता है, ऐसे अंग जो लैंगिक जनन की क्रिया में सहायक होते हैं। जैसे पौधों में क्या होता है, पुष्प होता है, अब पुष्प में लैंगिक अंग है उसका, अब उस पुष्प में क्या हुआ करता है, मादा जनन अंग क्या होता है, स्त्री केसर होता है, नर जनन अंग क्या होता है, पुंकेसर होता है, पुंकेसर के अंदर परागकण बनते हैं और स्त्री केसर के अंदर एक सेल बनती है। तो इन्हीं लैंगिक अंगों का क्या होता है, विकास होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन अवस्था। लेकिन आप जानते हो जुधारी दो प्रकार के हुआ करते हैं। तो जुधारी दो प्रकार के कौन से होते हैं, जैसे एक जंतु हैं और एक पेड़ पौधे हैं या वनस्पतियां हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इसी रिप्रोडक्टिव स्टेज को दो भागों में बांट दिया गया है। अब वो दो कौन सी स्टेज है, एक हुआ करती है पादप प्रजनन अवस्था और दूसरी हुआ करती है जंतु प्रजनन अवस्था। कहने का मतलब कि इसे निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली कौन सी है, पादप प्रजनन अवस्था और दूसरी कौन सी है, जंतु प्रजनन अवस्था। मतलब प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड एनिमल रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे पादप प्रजनन अवस्था। कहने का मतलब पौधों में रिप्रोडक्टिव की स्टेज कौन कौन सी हुआ करती हैं, उसके कितने टाइप्स हुआ करते हैं। फिर हम ऐसे पढ़ेंगे जंतुओं में कौन कौन सी रिप्रोडक्शन की स्टेज हुआ करती हैं, उसको हम जानेंगे यहाँ पे। तो पादप प्रजनन जो अवस्था हुआ करता है, लैंगिक दृष्टि से पुष्पी पौधे जो होते हैं फेनेरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स। पुष्पी पौधे का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प धारण करते हैं उसको पुष्पी पौधे कहते हैं, और ऐसे पौधे जिसमें पुष्प धारण होता है जैसे कवक है, शैवाल है, ये अपुष्पी हैं। तो जान लीजिएगा, तो यहाँ बताया जाता है कि लैंगिक दृष्टि से इसमें क्या होता है, पुष्पी पौधों को निम्न दो भागों में बांटा गया है। अब जो ये पादप प्रजनन अवस्था है, इसी को ही मैं बता रहा हूं कि दो स्टेज में बांट दिया गया है। एक मोनोकार्पिक प्रजनन अवस्था और एक हुआ करती है पॉलीकार्पिक। यहाँ जो शब्द लिखा गया है, ये लिखा गया है पॉलीकार्पिक अवस्था। कहने का मतलब कि द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ plant has been divided into two types. First is a monocarpic reproductive stage and second is a polycarpic reproductive stage. अब जो मोनोकार्पिक का मतलब होता है, मोनो मतलब होता है, आप जान लीजिएगा, एक, और कार्पिक शब्द का मतलब होता है पुष्प धारण करना। मोनो माने एक, कार्पिक माने पुष्प धारण करना। मतलब कि ऐसे पौधे जो अपनी पूरे जीवन चक्र में केवल एक बार पुष्प को धारण करते हैं। बात कंफर्म करिएगा, ऐसे पौधे जो अपने पूरे जीवन चक्र में, मोनो मतलब एक, कार्पिक का मतलब क्या होता है, पुष्प को धारण करना। मतलब कि पूरे जीवन चक्र में क्या किया करते हैं, केवल ये एक बार पुष्प को धारण किया करते हैं, और उसके बाद जब पुष्प लगेगा तो उसमें निषेचन भी होगा, बीज भी बनेगा, फल भी बन जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर ये सूख करके क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर इनमें क्या होता है, दोबारा फूल नहीं लगती है। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं मोनोकार्पिक प्रजनन अवस्था। और पॉलीकार्पिक का मतलब क्या होगा, पॉली मतलब होगा बहुत, पॉली मतलब ये मेनी होता है बहुत,
अभी आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है पॉलीमर, तो वहाँ पूरा चैप्टर है, जान लीजिएगा, चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। तो पॉली का मतलब होता है बहुत, अकार्पिक मतलब फिर वही बता दिया, फ्लावर धारण करना या पुष्प धारण करना। तो ऐसे पौधे जो अपने जीवन चक्र में पूरी जो लाइफ है उनकी जब चलती रहती है तो उसमें वो कई बार एक से अधिक पुष्प को धारण किया करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहा किया करते हैं, पॉलीकार्पिक स्टेज कहा किया करते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार के होते हैं पौधे। अब जैसे मोनोकार्पिक में आप उदाहरण देखना चाहते हो तो गेहूं होता है, आप गेहूं का वही पौधा देखिए, 4 महीने के अंदर आपका क्या होता है, उसमें सब वो कहने को उसकी पहली कायिक अवस्था भी आएगी, बीज का अंकुरण होगा, फिर उसमें प्रजनन अवस्था आएगी, फूल भी धारण करेगा, वो लैंगिक अंगों का विकास भी होगा, और फिर वो मोनोकार्पिक के अंतर्गत गेहूं है, धान है, ये सूख करके फिर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि गेहूं का फल काट लीजिए फिर अगले साल फिर उसमें से फसल निकलेगी फिर फूल लगेगा, नो, एक बार, ओनली वन टाइम, इसीलिए मोनोकार्पिक। लेकिन पॉलीकार्पिक में क्या होता है, जैसे आम है, आम का पेड़ आप देख रहे हो, ये अभी है, इसके बाद अभी फूल लगेगा, इसमें आम का फल आएगा, इसके बाद फिर गिर जाएगा फल पक के, उसके बाद फिर अगली स्टेज आएगा, फिर इसमें फूल लगेगा। तो ये इसके जीवन चक्र में जितने समय तक पौधा जीवित रहता है कई बार पुष्प धारण करते हैं। तो एकदम क्लियर हो गई होगी, एकदम सीधा सीधा। यहाँ कुछ बातें लिखी है, देखिए, मोनोकार्पिक प्रजनन अवस्था, मोनो माने एक, कार्पिक का मतलब पुष्प धारण करना। ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में एक बार, केवल एक बार, ओनली वन टाइम, केवल एक ही बार क्या करते हैं, पुष्प को धारण करते हैं और फल उत्पन्न करते हैं। जब पुष्प को धारण करेंगे तो बहुत सीधी सी बात है, वो फल को भी उत्पन्न करते हैं, और जिसके बाद ये क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ऐसे पौधे जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प धारण करते हैं और फल उत्पन्न करते हैं, जिसके बाद ये क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, मोनोकार्पिक पौधे कहलाते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गेहूं कैसा पौधा है, मोनोकार्पिक है कि पॉलीकार्पिक है, तो आपको जवाब देना पड़ता है। अब लेकिन एक आध दो आपकी एनसीईआरटी ने इस चीज को भी मेंशन किया है, तो हमने भी इस चीज को मेंशन कर दिया है। अब ऐसे पौधा होता है आपकी यहाँ देखिए लिखा गया है, बांस की मेलाकोना बम्बूसाइडी, इसका एक वैज्ञानिक नाम है, मैं बता दूं, ध्यान देना सब लोग। बांस की एक प्रजाति है, उसका नाम है मेलाकोना बम्बूसाइडी। एनसीईआरटी में आप देखेंगे सब मिलेगा। मेलाकोना बम्बूसाइडी एक प्रजाति है जो लगभग 50 वर्ष तक क्या होता है, कायिक अवस्था में होता है। मतलब जो इसकी किशोरा अवस्था हुआ करती है वो लगभग कितनी होती है, 50 वर्ष तक होती है। इसीलिए आपको बता देगा, धार्मिक कारण जानना चाहते हो तो बांस को इसीलिए पवित्र माना गया है। आदमी हो या कहीं पे भी होता है, वहां पे देखिए बांस का जैसे उसका अंतिम संस्कार होता है तब भी बांस की खपच्चियां प्रयोग की जाती हैं। रिप्रोडक्टिव इसकी स्टेज बहुत ज्यादा होती है, 50 वर्ष तक। अब आप विचार कर लीजिएगा, तो ये जीके का एक टाइप का क्वेश्चन है कि बांस की मेलाकोना बम्बूसाइडी प्रजाति लगभग 50 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहती है। अब आप विचार कर लीजिए। और फिर एक पौधा और है, एक है स्ट्रोवेलियंथस, एक पहाड़ी पे ये पाया जाने वाला पौधा होता है, उसका नाम है स्ट्रोविलेंथियस, में लगभग 12 वर्ष बाद पुष्प लगते हैं। अब आप विचार कर लीजिए कि इतने टाइम बाद क्या होता है, इनमें पुष्प की धारण करने की क्षमता होती है। और अगला है आपका क्या है, पॉलीकार्पिक स्टेज। पॉली का मतलब बहुत, कार्पिक का मतलब होता है पुष्प धारण करना। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन की क्रिया मतलब फूल लगना, पुष्पन का मतलब होता है फूल को लगना, जान लीजिएगा। ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन की क्रिया उनके जीवन चक्र में, पूरी लाइफ साइकिल में क्या होती है, कई बार होती है, एक से अधिक बार होती है। यही बात बताई गई है, ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन की क्रिया उनके जीवन चक्र में क्या होती है, कई बार, एक से अधिक बार हुआ करती है, तो वो पॉलीकार्पिक पौधे कहलाया करते हैं। और पॉलीकार्पिक जो पौधे हुआ करते हैं उसमें आम है, सेब है और आपका अमरूद है, ये सब कैसे पौधे कहलाते हैं, पॉलीकार्पिक पौधे कहलाते हैं। तो इस तरीके से पूरे जीवन चक्र की अवस्था को मैंने बताया 3 स्टेज में, किशोरा अवस्था, फिर प्रजनन अवस्था, फिर जीड़ा अवस्था। और फिर किशोरा अवस्था के बारे में मैंने बता दिया, यह प्रजनन काल के पूर्व की अवस्था होती है जिसमें जीवों का शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकास होता है। पौधों में ही किशोरा अवस्था को कायिक अवस्था कहते हैं।
और फिर उसके बाद प्रजनन अवस्था। इस अवस्था में जीवों के जन्म की क्षमता विकसित हो जाती है, जिसके दौरान लैंगिक अंगों का विकास होता है। और इसे निम्न दो भागों में बांटा गया है, पादप प्रजनन अवस्था, जंतु प्रजनन अवस्था, क्योंकि जुधारी दो प्रकार के होते हैं। और पादप प्रजनन अवस्था लैंगिक दृष्टि से अकॉर्डिंगली सेक्सुअल, यहाँ पे लैंगिक दृष्टि से क्या किया गया है, आपको पुष्पी पौधों को निम्न दो भागों में बांटा गया है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक ऐसे पौधे जो जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प को धारण करते हैं और फल उत्पन्न करते हैं, जिसके बाद यह सूख जाते हैं, जैसे गेहूं हुआ, धान हुआ, गेंदा हुआ। और एक जीके का क्वेश्चन है, बांस की मेलाकोना बॉम्बोसाइडी प्रजाति लगभग 50 वर्ष तक कायिक अवस्था में रहती है। और दूसरा है स्ट्रोबेलियंथस में 12 वर्ष बाद क्या होता है, पुष्प लगते हैं। और अगली है पॉलीकार्पिक स्टेज। पॉलीकार्पिक स्टेज ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन की क्रिया उनके जीवन चक्र में कई बार होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक पौधे, जैसे आम हुआ, सेब हुआ, अमरूद हुआ आदि। और अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, जंतु प्रजनन अवस्था। चलिए देखिए, अब हम आपको जो प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज थी उसके बारे में हमने आपको बता दिया। आज आपको हम बताने जा रहे हैं जंतु प्रजनन अवस्था। थोड़ा इसको आप लोग केयरली करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि जंतुओं में किस तरीके से रिप्रोडक्टिव स्टेज हुआ करती है। तो खास तौर से हम अगर इसमें स्पेशली ध्यान देंगे तो मनुष्य के बारे में या जो प्राइमेट्स और या अदर एनिमल होते हैं उनके बारे में भी ध्यान देंगे। तो जो जंतुओं में प्रजनन की अवस्था हुआ करती है वो दो प्रकार की होती है। प्रजनन की अवस्था को जंतुओं में दो भागों में बांटा गया। इसमें भी देखिए, जंतुओं में प्रजनन की अवस्था को मुख्यतः दो भागों में इसको भी क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक है असतत या मौसमी प्रजनक, दो प्रकार के होते हैं जुधारी। थोड़ा ध्यान दीजिए, शब्द क्रिटिकल है, लेकिन अगर हम सही से कह दें तो सीजनल एंड नॉन सीजनल, डिसकंटिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस, बस दो ही केवल स्टेज हैं, बस जान लीजिएगा। कहने का मतलब एक होता है सीजनल रिप्रोडक्टिव एनिमल होते हैं और एक क्या हुआ करते हैं, कॉन्टिन्यूअस नॉन सीजनल रिप्रोडक्टिव एनिमल। जो सीजनल एनिमल हुआ करते हैं उसमें क्या बताया जाता है कि ऐसे जंतु जिनमें जो प्रजनन की क्रिया हुआ करती है एक निश्चित मौसम, ऋतु या समय में होती है। उनके प्रजनन करने का एक निश्चित क्या हुआ करता है, रिप्रोडक्शन करने का एक निश्चित टाइम होता है। उसी टाइम में ही वो क्या किया करते हैं, रिप्रोडक्शन किया करते हैं। अनदर जैसे पूरे वर्ष भर का टाइम हुआ करता है तो उस समय उनमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होती, तो इसीलिए इनको असतत, सतत नहीं है ये, असतत या कह सकते हो कि ये आपके कैसे होते हैं, सीजनल एनिमल होते हैं। जैसे मेढक होता है, आप देखते होंगे मेढक क्या हुआ करता है। अभी देखिए गर्मी का मौसम है, ठंडी के टाइम में मेढक आपको दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय मेढक क्या हुआ करते हैं, उनके सीजनल टाइम नहीं है, उनका मौसम का उस समय नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु आया किया करती है, बारिश हुआ करती है, मेढक देखिए तुरंत आपके क्या हुआ करते हैं, वो आपके बाहर आ जाते हैं और उस समय उनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो जो सीजनल एनिमल होते हैं या लिखवाया गया है आपको, असतत या मौसमी प्रजनक, ये जंतु वर्ष भर में एक निर्धारित काल, एक निश्चित टाइम होता है, सबका अलग अलग मौसम होता है। ये जंतु वर्ष भर में एक निर्धारित काल, मौसम या ऋतु, वो ऋतु आएगी कहीं, अब इनका टाइम आ गया है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मौसम या ऋतु में ही ये क्या किया करते हैं, प्रजनन करते हैं। जैसे मेढक है, छिपकली है और ये क्या है, बाघ है। ये मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, ध्यान दीजिए, मेढक का मैंने बता ही दिया, छिपकली और ऐसे बाघ में भी होता है। तो ये असतत का मतलब क्या है कि ये जीवन भर, मतलब कि वर्ष भर नहीं करते रहते, एक निश्चित टाइम में ही। मौसमी का मतलब होता है एक निश्चित सीजन होती है, टाइम होता है। तो ये जंतु वर्ष भर में एक निर्धारित काल या मौसम या ऋतु में ही क्या किया करते हैं, प्रजनन करते हैं। अनदर टाइम इनमें रिप्रोडक्शन का पावर नहीं होता है। अब अगर कुछ लोग पूछते होंगे ऐसी क्यों होती है, ऐसा क्या कारण है कि मेढक केवल वर्षा ऋतु में ही किया करता है रिप्रोडक्शन, तो आपको बता दे रहे हैं सभी जुधारियों में जब रिप्रोडक्शन की पावर होती है तो उस समय उनमें रिप्रोडक्शन या बच्चों को जब जन्म दिया करते हैं, अंडे का निर्माण हुआ करता है, तो उसको बचाने के लिए, सेव करने के लिए हर टाइप की कंडीशन अगर डिजॉर्व रहा किया करती है, उनके अनुकूल होती है, तभी उसमें रिप्रोडक्शन होता है। जैसे अभी बारिश का टाइम होता है तो उसमें चारों तरफ पानी रहता है, मेढक को अंडे को पानी में छुपाने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है, या पानी के अंदर रहते हैं। लेकिन अभी गर्मी में देखिए पानी का कमी नहीं, तो इसलिए क्या होता है, उनमें ईश्वर ने उनको केवल एक निश्चित टाइम में ही
रिप्रोडक्शन करने की क्षमता दिया है। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, सतत प्रजनक नॉन सीजनल एनिमल। अब इनकी तो बात ऐसे मत कीजिए, तो सीधी सीधी सी बात है कि जब चाहेंगे तब अपने आप सोच लीजिए। ऐसे जंतु या ऐसे जंतु लैंगिक परिपक्वता के बाद अगर इनमें क्या होगा, जब ये विकास इनमें हो जाएगा, प्रजनन की अवस्था का डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो ये किसी भी काल, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे एकदम उसी का है, किसी भी काल या मौसम या ऋतु में क्या कर सकते हैं, प्रजनन करने की क्षमता रखते हैं। जब इनमें क्या हो जाएगा, ग्रोथ की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, शरीर का विकास हो जाएगा, तो ये पूरे मौसम में या किसी भी ऋतु में क्या कर सकते हैं, प्रजनन की क्रिया करने की क्षमता रखते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पालतू जानवर, जो आपके जो जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह, चूहा है, ये भी आपका क्या होता है, कभी भी जनन कर सकता है। और खरगोश है, और ये फिर क्या है, मनुष्य को भी इसी में ही रखा गया है। सतत प्रजनक का मतलब कंटिन्यूअस, वो अपने रिप्रोडक्टिव करने वाला, जब उसका विकास हो जाता है शरीर का प्रजनन की अवस्था के बाद, तब वो क्या कर सकता है, किसी भी मौसम किसी भी टाइम में वो क्या कर सकता है, संतत कोशिका का निर्माण कर सकता है। लेकिन संतत कोशिका का निर्माण करने के लिए उसको भी क्या हुआ करता है, थोड़ा कुछ चीज़ों को और डिजॉर्व करना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए जो आगे लिखा गया है, प्लेसेंटा युक्त स्तनधारी। ये जो प्लेसेंटा है, इसकी अगर हम बात करें तो इसको अपरा कहा करते हैं आम भाषा में। प्लेसेंटा जो हुआ करता है, ये स्तनधारियों का सबसे प्रमुख लक्षण है। आप लोगों ने जब पूरा मेटाथीरिया यूथीरिया पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने जब क्लासिफिकेशन आपको स्तनधारियों का बताया था, तो उसमें बताया था कि प्लेसेंटा क्या होती है, जो आपका कहने का मतलब जो मदर हुआ करती हैं, जब उनके यूट्रस मतलब गर्भाशय में जब शिशु का विकास होने लगता है, तो उस शिशु के चारों तरफ क्या होता है, एक बहुत ही महीन कह सकते हो एक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है, झिल्ली, और उसी झिल्ली के ही अंदर वो शिशु क्या रहता है, सेफ रहता है। तो उसी को ही हम लोग प्लेसेंटा और अपरा कहते हैं। एक तरीके से अगर कह दिया जाए, प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड ऑफस्प्रिंग। जो संतति कोशिका होती है, जो डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसके, और जो आपका एम्ब्रियो होता है, मदर और एम्ब्रियो के बीच का एक कनेक्शन होता है, जो माता से सभी चीज़ों को, उस भ्रूण को प्रोवाइड करती है, वही प्लेसेंटा कहलाती है। तो जो प्लेसेंटा युक्त स्तनधारी होते हैं, मैं प्लेसेंटा की बात बता दिया, इसका विकास अंडाशय से होता है, जान लीजिएगा। इनमें क्या होता है, इनके अंडाशय एवं सहायक जनन नलिकाओं से क्या होता है, प्रजनन की अवस्था के दौरान निरंतर क्या होता रहता है। जब उनमें, अभी मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूँ, जब इनमें डेवलपमेंट हो जाता है तो उनमें जो अंडाशय होता है और जनन जो नलिकाएं होती हैं, उसमें क्या होता रहता है, समय समय के दौरान क्या होता रहता है, विभिन्न प्रकार के चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन आते रहते हैं, और उसी को हम लोग चक्रीय परिवर्तन कहते रहते हैं। कुछ टाइम तक ये टाइम चलता है, फिर वो अगला टाइम आता है, अगला ऐसे चलता रहता है वो। तो इसके आधार पर परिवर्तन दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मासिक चक्र या ऋतुस्राव, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, और दूसरा होता है ओस्ट्रस चक्र, जिसको ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है प्लेसेंटा युद्धधारियों में, जान लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ऋतुस्राव क्या है, इनमें चक्रीय परिवर्तन मासिक होता है। जो इनमें साइकिल आती है वो कहने का मतलब कि मंथली होती है। एक टाइम क्या होता है, महीने भर में या 28 दिन या 25 डेज बाद क्या होता है, वही टाइम फिर रिपीट हो जाता है। और जिस दौरान क्या होता है, विभिन्न प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। और जब हार्मोन का स्रावन हुआ करता है, तो जो फीमेल हुआ करती हैं, उस समय वो क्या कर सकती हैं, प्रेगनेंसी को रिसीव कर सकती हैं, अर्थात उस समय संतति कोशिका का निर्माण करने में सक्षम रहती हैं। यही होता है। तो इसमें सीधा सा बताया गया, मासिक का मतलब क्या होता है कि इनमें मंथ भर में क्या रहता है, वो चक्र जो होता है फिर से रिपीट होने लगता है। इनमें चक्रीय परिवर्तन मासिक होता है, जिसके दौरान विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्रावन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और उसके दौरान क्या होता है, जिस समय इनमें जनन की क्रिया संभव हो सकती है, उस टाइम में अगर चाहें तो नई संतति कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। जैसे प्राइमेट्स, आप लोगों ने जब गण का पढ़ा था वहाँ पे, तो एक प्राइमेट्स गण है। प्राइमेट्स गण में बंदर रखा गया है, कपी रखा गया है, गोरिल्ला रखा गया है, ओरंगुटान रखा गया है, और सबसे बड़ा जो होता है आपका वो मनुष्य भी है। मनुष्य भी एक प्राइमेट्स है।
बंदर जो होते हैं मनुष्य का पूर्वज माने जाते हैं, तो बंदर को भी क्या, मनुष्य को भी क्या किया गया है, प्राइमेट्स में रखा गया है। और जब अभी हम आपको बताएंगे मनुष्य में जो आपका यहाँ पे जो है मनुष्य में या जो जीवों में जनन के चैप्टर के अंतर्गत अभी आपको मिलेगा टॉपिक जनन अंग का पूरा टॉपिक, तो उसमें इस चीज़ को पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल को पूरा डिटेल में बताया जाता है कि कौन कौन से दिन के क्या होते हैं, हार्मोन्स का चेंजेस होता रहता है और कैसे क्या हुआ करती है, संतत कोशिका का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बताया गया, एक सेल कैसे बनती है, ये सब चीज़ें। तो ये बात समझ में आ गई कि मंथली क्या होता है, इनमें चेंज होता रहता है। जैसे मनुष्य है, गोरिल्ला है और क्या है, ओस्ट्रस साइकिल, ओस्ट्रस चक्र क्या है इसकी बात करते हैं। इसको देखिए, ये नॉन प्राइमेट्स, अब मतलब कि जो ये इतने हैं अगर इनको छोड़ दीजिए तो कुछ ऐसे भी जीवधारी होते हैं जिनमें प्लेसेंटा बनता है, क्योंकि प्लेसेंटा स्तनधारी पढ़ रहे हैं, तो इनमें भी जो प्लेसेंटा बनता है तो क्या इनमें जो चेंजेस आता है, जो चक्रीय परिवर्तन होता है वो कैसे होता है, तो लिखा गया है यह नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है। इनमें वर्ष भर में 1 या 2 बार, जैसे इनमें मंथली होता था तो इनमें साल भर में 1 या क्या होता है 2 बार क्या होता रहता है, वो साइकिल रिपीट होती है। और इस दौरान वह नई संतत कोशिका का निर्माण करती है, जैसे कुत्ता हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ। और जब इनमें ओस्ट्रस साइकिल आती है, जैसे कुत्ते में है, बिल्ली में है या आपका कहने का मतलब कि चूहे में होता है, तो उस समय जो फीमेल हुआ करती है वो बड़ी अट्रैक्टिव होती है और वो उस समय क्या होती हैं कि कहने का मतलब कि मीटिंग करने के लिए बहुत एडेप्ट हुआ करती हैं, कि वो सोचती है कि किस तरीके से हम नई संतति कोशिका का क्या करें, निर्माण करने में सक्षम करें। और ये कोई चीज़ नहीं, ये प्राकृतिक चीज़ है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो नेचुरली है, हृदय हमारा चल रहा है तो नेचुरली है, तो वैसे ही ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक प्रोसेस है, जिसके कारण हम क्या किया करते हैं कि उस समय नई संतति कोशिका को उत्पन्न करने के लिए एडेप्ट होते हैं। जैसे कुत्ता हुआ, चूहा हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ और ये आदि। और ये ध्यान दीजिए, ओस्ट्रस चक्र के आधार पर क्या किया गया है, स्तनधारियों को 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 कौन कौन है इसी ओस्ट्रस साइकिल के आधार पे, एक मोनोस्ट्रस है, इनमें बाईएस्ट्रस है, इनमें पॉलीएस्ट्रस। मोनो मतलब 1, बाई माने 2, पॉली मतलब बहुत। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें केवल 1 बार, मतलब इनमें केवल 1 बार क्या होती है, ओस्ट्रस साइकिल चलती है, जैसे हिरन। और इनमें ओस्ट्रस साइकिल क्या होती है, 2 बार चलती है, जैसे कुत्ता हुआ। और इनमें ओस्ट्रस साइकिल क्या होती है, कई बार चलती रहती है, जैसे चूहा हुआ। इसीलिए चूहा जो हुआ करता है वो 6 महीने बाद फिर नए बच्चे को जन्म दे देता है, फिर 6 महीने बाद फिर नए बच्चे को जन्म दे देता है। लेकिन ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इनमें भी प्लेसेंटा बनती है। मदर में जो हुआ करती है, यूट्रस जो हुआ करता है उसके चारों तरफ इनमें भी प्लेसेंटा बनती है, लेकिन बस फर्क इतना है कि ओस्ट्रस साइकिल 1 से अधिक बार होती है और इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये मंथली होती रहती है। तो ये मंथ भर में क्या कर सकते हैं, फिर संतत कोशिका का निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज आपको जंतु प्रजनन अवस्था के बारे में पूरा डिटेल बता दिया। आप इसको समझ सकते हैं और 1-2 बार इसको आप पढ़ेंगे, कॉपी में इसकी नोट्स बनाएंगे तो आपको एकदम सारी बातें, जितनी भी बातें हमने क्या किया अभी आपको बताया, वो सारी बातें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब आप की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। कल इसके बाद हम आपको जीरा अवस्था के बारे में बताएंगे। आप लोग खुश रहिए, आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू, धन्यवाद।